हेलो फ्रेंड्स, मैं आकर्षण गुप्ता आप सबका हिमाचल सारथी की क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जैसे ही आपको पता है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है कि उन्होंने हमीरपुर चयन बोर्ड को से बिल्कुल सस्पेंड कर दिया है, यानी कि अब वो जो है कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएगा। अब सारे एग्ज़ाम कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं आपके शिमला में, यानी कि हिमाचल। अब सारे एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराने जा रहा है आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। अब आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के कोई भी आप प्रीवियस एग्ज़ाम्स उठा के देख लीजिए, चाहे इस साल का आप एचएएस का प्रीलिम्स देखिए या नायब तहसीलदार का प्रीलिम्स देखिए, या उससे अलावा कोई भी चाहे और 2013 से कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। तो हमेशा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन अगर कोई भी एग्ज़ाम ले रहा है, उसमें मान लो 200 क्वेश्चन आ रहे हैं और 100 क्वेश्चन में से अगर 25 क्वेश्चन कहाँ के आएंगे आपके एचपी जीके के, तो एचपी जीके के इन 25 क्वेश्चनों में से अगर 10 क्वेश्चन आपके कहाँ से पूछे जाते हैं, सीधे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हर वर्ष जो है हिमाचल में मार्च महीने पेश किया जाता है, उसका नाम है आपका आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट। अब अगर हमीरपुर बोर्ड जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था, उसमें इससे क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया। पर अगर आप शिमला के क्वेश्चन पेपर देखें तो हर साल जो है इन दो डॉक्यूमेंट से जो है रफली अगर 25 क्वेश्चन आपके एचपीजी के, तो 25 में से 10 क्वेश्चन किसके देखे जाएंगे आपके इकोनॉमिक सर्वे या बजट के। अब अगला क्वेश्चन, यार इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़े कैसे। अब जब भी आप इकोनॉमिक सर्वे देखोगे, आपको इकोनॉमिक्स की ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी मिलेगी, तो आपको अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो आपको वह इकोनॉमिक सर्वे आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए हिमाचल सारथी जो है शुरू करने जा रहा है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स की क्लासेस, और पहली 5 क्लासेस इसमें हम क्या करेंगे, आपके बेसिक्स क्लियर किए जाएंगे किसके, इकोनॉमिक्स के बारे में। फिर आपकी क्लासेस जैसे ही आपको 14 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे आता है इस वर्ष का, तो उसके 14 या 15 तारीख से आपकी जो है इकोनॉमिक सर्वे और बजट की क्लासेस रेगुलरली लगने शुरू हो जाएंगी। पर इकोनॉमिक्स सर्वे की क्लासेस लगने से पहले आपको इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स सर्वे का पहला ही चैप्टर खोलेंगे तो उसमें कई ऐसी टर्मिनोलॉजी आती है कि जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। चलो ये आपको समझ भी आ गया कि जीडीपी क्या है, तो उसके बाद आप बोल देंगे उन्होंने एक होटल लिखी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, जीडीपी एट करंट प्राइसेस। अगर जब तक आपको ये टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होगी तब तक आपको इकोनॉमिक सर्वे समझ नहीं आने वाला। और जैसे और टर्मिनोलॉजी आएगी आपको, जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, फिर अगर बजट पढ़ोगे तो बजट में आएगा जैसे रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, राजस्व घाटा क्या है, फिर बजट डेफिसिट या बजट घाटा क्या है। जब तक आप इकोनॉमिक्स के इन बेसिक्स को क्लियर नहीं करोगे, आपको ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स है जहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से, इकोनॉमिक सर्वे और बजट से, तो ये डॉक्यूमेंट आपको समझ नहीं आने वाला। इसलिए आज से हम शुरुआत कर रहे हैं, क्या सिर्फ 5 क्लासें लगेंगी जिसमें हम क्या जो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स हैं उन्हें हम क्लियर कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम इकोनॉमिक्स की क्लास। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन चलता है कि इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है उस डेफिनेशन को एक जगह से हर एक पार्ट में तोड़ तोड़ के उसको क्या है पूरी डेफिनेशन को समझ लेंगे। मैं जो है पहले इंग्लिश में लिखूँगा, फिर हिंदी में भी रिपीट करूँगा इस चीज़ को, इस डेफिनेशन को, ताकि दोनों टाइप के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें कवर हो जाएं। इंग्लिश वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा मैं, और हिंदी वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। तो आइए पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए। तो हेडिंग डालिए इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था होती क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था है क्या। सो इट इज द मैनेजमेंट या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द ह्यूमन एफर्ट, इट इज द ह्यूमन एफर्ट फॉर द
मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड demands with limited sources. इंग्लिश वाले ऐसे लिखेंगे और हिंदी वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ वो आप लिख लीजिए। तो ऐसे बोल सकते हैं कि यह जो है धन के प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ के लिए आप क्या बोलोगे, यह धन के प्रबंधन के लिए मानव द्वारा किया गया प्रयास है। यह धन के प्रबंधन के लिए मानव द्वारा किया गया प्रयास है ताकि वह अपनी असीमित मांगों को, सीमित संसाधनों से पूरा कर सके, जिससे उसे संतुष्टि मिले। मैं फिर से हिंदी वालों के लिए एक बार रिपीट कर रहा हूं, यह धन के प्रबंधन के लिए मानव द्वारा किया गया प्रयास है जिससे कि वह अपनी असीमित मांगों को सीमित संसाधनों से पूरा कर सके, जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो ये क्या है आपकी इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन। पर आइए अब इस डेफिनेशन को जो है एक एक करके तोड़ के समझते हैं कि ये एक्चुअली इकोनॉमिक्स कहनी क्या जाती है। तो पहली लाइन की है आपकी, यह क्या है, इट इज़ एन ह्यूमन राइट, यानी कि ये मानव द्वारा किया गया कोई ना कोई प्रयास है। और किसके मैनेजमेंट के लिए, पैसे के मैनेजमेंट के लिए। तो चलिए आप कोई एग्जाम्पल लेके समझते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है कि सेटिस्फाई अनलिमिटेड, यानी कि हमारी जो असीमित मांगे हैं उनको कैसे पूरा करें हम, लिमिटेड संसाधनों से या रिसोर्सेज से। अब ह्यूमन्स की ऐसे आप नेचर देखो ना, ह्यूमन कैसा है, ह्यूमन इज सेल्फिश बाय नेचर, यानी कि हर एक इंसान की इच्छाओं की उनकी क्या है, कोई लिमिट नहीं है। अगर मान लो जिस इंसान के पास मान लो मारुति 800 है, उसकी इच्छा क्या होगी, यार मैं स्विफ्ट ले लूँ। जिसके पास स्विफ्ट है उसकी इच्छा क्या होगी, मैं थोड़ी सी ऊपर क्रेटा ले लूँ। जिसके पास क्रेटा है उसकी क्या इच्छा होगी, यार मैं आगे थोड़ी सी BMW देख लेता हूँ। BMW वाले की इच्छा होगी मैं फॉर्च्यूनर देख लेता हूँ। फॉर्च्यूनर और BMW और OD वाले की इच्छा होगी मैं रोल्स रॉयस देख लेता हूँ। यानी कि इंसान की इच्छाएँ तो क्या हैं, असीमित, पर उसके पास संसाधन हमेशा क्या होते हैं, लिमिटेड। अगर मान लो आप अंबानी का एग्जाम्पल भी ले लीजिए, तो अंबानी के पास होंगे लाखों करोड़ों रुपए, पर उसकी इच्छाएँ क्या होंगी, उससे आगे पहुँचने की, पर उसके पास संसाधन क्या होगा, हमेशा लिमिटेड। यानी कि मानव की इच्छाएं तो क्या होती हैं, असीमित, उनकी कोई सीमा नहीं है। पर मानव के पास संसाधन क्या होते हैं, संसाधन यानी कि रिसोर्सेज यानी कि पैसा, वो हमेशा क्या होता है, लिमिटेड। तो इसका जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, चलिए एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं या किसी बच्चे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है या कोई लड़की है, दोनों में से, लड़के हैं तो अपना एग्जाम्पल ले लो, लड़की है तो अपना एग्जाम्पल ले लो। चलो अगर लड़के के एग्जाम्पल मान लो उसे घर से पॉकेट मनी मिलती है रोज़ की 20 रुपया। उसके फादर उसे या मदर उसे रोज़ाना के देते हैं 20 रुपया। अब गर्मियों का मौसम चल पड़ा है, अब जैसे वो मार्केट जाता है उसका मन कर जाता है यार मैं थोड़ी सी आइसक्रीम खाता हूँ। अब जेब में है उसके 20 रुपये है। अब जैसे वो दुकान में जाता है तो देखता है यार उसके पास तो ऑप्शन ही बहुत ज़्यादा है। एक तो ऑप्शन, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, ये लिख लिया ना सबने, तो मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, ठीक है। फिर इसको एग्जाम्पल पूरा समझते हैं। तो हम कहाँ थे, एक लड़का है उसे पॉकेट मनी मिलती है कितने, 20 रुपये
रोज़ाना, या उस दिन उसे 20 रुपये मिल गए उसके फादर से। अब गर्मियों का मौसम है और वो कहाँ गया, मार्केट में, और उसे क्या मन कर गया, आइसक्रीम खाने का। अब जैसे ही वो मार्केट गया, शॉप में कई तरह की आइसक्रीम्स, आपको 100 रुपये की आइसक्रीम भी देखने को मिल जाएगी, 50 की भी देखने को मिल जाएगी, 30 की भी देखने को मिल जाएगी, 20 रुपये की भी देखने को मिल जाएगी, 10 रुपये की भी देखने को मिल जाएगी। अब जैसे वो शॉप गया, उसके पास क्या थे, ढेर सारे ऑप्शन, यानी कि उसकी इच्छा तो होगी यार मैं सबसे बड़ी महंगी आइसक्रीम खाऊं, पर जैसे उसकी इच्छा की 100 रुपये की वाली आइसक्रीम खाने की, पर उसके पास संसाधन या साधन क्या हैं, लिमिटेड। इच्छा तो उसकी हो रही है यार मैं 100 रुपये की आइसक्रीम खा ले रहा हूँ, पर उसके पास संसाधन कितने, केवल 20 रुपये, यानी कि वो 20 रुपये तक की लिमिट तक क्या कर सकता है, आइसक्रीम खा सकता है। अब ठीक है, आइसक्रीम तो उसने खानी है, पर अगर महंगी नहीं तो वो क्या देखेगा, ठीक है यार 20 रुपये मेरे पास हैं, तो क्यों ना मैं 10 रुपये की एक आइसक्रीम खा लूँ, और 10 रुपये की मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ, मेरे पास दूसरे क्या 10 रुपये और बच जाएंगे। तो सुबह मैंने आइसक्रीम खाई थी, तो 10 रुपये जो बचेंगे उसके अलावा मैं शाम को फिर से मैं आइसक्रीम खा लूँगा। यानी उसने क्या किया, देखा कि इच्छाएं तो उसकी क्या थी, अनलिमिटेड। यार इच्छा तो उसकी 100 रुपये की आइसक्रीम खाने की हो गई थी, पर उसके पास संसाधन क्या थे, लिमिटेड, यानी कि उसके पास क्या थे, 20 रुपये। पर उसने देखा कि यार 20 रुपये, तो अगर मैंने 20 रुपये की आइसक्रीम खा दी तो मेरे तो जेब बिल्कुल ही खाली हो जाएगी। तो उसने क्या डिसीजन लिया कि ठीक है यार मैं 10 रुपये की आइसक्रीम खा लेता हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन भी मिल जाएगी, मैंने आइसक्रीम खाई है और मेरे पास 10 रुपये भी बच जाएंगे। यानी कि वो क्या कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है किसकी, धन की। तो एक एग्जांपल चलो आपने ये कर लिया। अब आइए थोड़ा सा और घरेलू कंसेप्ट ले जाते हैं, तो हम आपको जो है ना आपके किचन की ओर ले चलते हैं। तो किचन में कौन कौन काम करता है, लगभग सारे करते ही हैं, लड़कों को छोड़ के, है ना, पर आजकल लड़के भी काम करने लग पड़े हैं। तो आइए आपकी किचन की ओर लेके चलते हैं। अब ऑब्वियसली इंडिया में मैक्सिमम किचन में काम कौन करती है, हमारी मदर या माँ। अब ठीक है, अब एग्जांपल क्या ले रहा हूँ, शाम का वक्त है, अब एक मदर है, एक फादर, एक फैमिली है, एक लड़के का नाम रख लो रिंकू, लड़की का नाम रख लो रिंकी, उसका साथ में कौन है, हस्बैंड भी है। ठीक है, अब शाम का वक्त हो गया, शाम के बाद क्या बनने की तैयारी होती है, आपके डिनर की। अब उसके मदर जो है जाती है किसके पास, इनके पास जाते हैं, तीनों के देख रहे हैं मजे से टीवी देख रहे हैं, इन तीनों के पास जाती है। अब इनकी मदर ने पूछती है, रिंकू बेटा शाम को क्या खाओगे। रिंकू बोलेगा कि मुझे जो है आज वो, आप एक काम करो, एक चीज़ चिली बना दो, साथ में आप क्या करना, एक पैनकेक बना देना, साथ में कोल्ड कॉफ़ी तैयार कर लेना। अब रिंकी बोलती यार मेरा तो क्या है, पाव भाजी खाने का मन है। अब हस्बैंड बेचारा क्या बोलेगा, जो मिल जाए वो भगवान की दुआ। तो इन्होंने भी उस दिन बड़ी उनकी और इच्छा रही थी, इन्होंने कोई स्वीट डिश की मांग रही कि आप क्या एक केक बना दो। अब यानी कि क्या हो रहा है, एक बेचारी माँ जिसके पास क्या है, जिम्मेवारी किसकी, किचन की, कि हमने क्या है अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को खाना बनाकर खिलाना है। अब फैमिली क्या कर रही है, कोई बोल रहा है मुझे चीज़ चिली चाहिए, पैनकेक चाहिए, कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, पाव भाजी चाहिए, केक चाहिए। अब मदर क्या हो रही है, परेशान। अब किचन में देखिए यार, इसने बोला चीज़ चिली। अब सबसे पहले मदर क्या ढूंढेगी किचन में कि यार मेरे पास संसाधन कितने, मेरे पास रिसोर्सेज कितने हैं किचन में। सबसे पहले रिंकू की डिमांड क्या क्या है, चीज़ चिली। अब चीज़ चिली के लिए क्या क्या लगेगा आपके पास, एक तो आपको क्या चाहिए, चीज़ चाहिए, साथ में चिली यानी कि शिमला मिर्च भी चाहिए। तो आपकी मदर क्या देखेगी, यार मेरे किचन में पनीर है या नहीं है, चिली है या शिमला मिर्च है या नहीं है, साथ में उसको डालने वाले जो सोया सॉस है, टोमेटो सॉस है, वो अवेलेबल है या नहीं है। सेकंड, अब पाव भाजी के लिए वो क्या देखेगी अपने किचन में कि भाजी बनाने के लिए सब्जियां अवेलेबल हैं या नहीं है, पाव या बंद अवेलेबल हैं या नहीं है। केक बनाने के लिए वो क्या देखेगी कि मेरे किचन में संसाधन कितने हैं और मैं क्या उन्हें बना सकती हूँ, क्या मेरे वो बजट में हैं या नहीं है। पर क्या है, खाना तो खिलाना ही है। तो उसकी मदर ने देखा
कि यार मेरे किचन में क्या है, ये चीज़ें तो मेरे किचन में कोई अवेलेबल नहीं है। सिंपल क्या है, मेरे पास आलू हैं, साथ में प्याज है, नमक है, टमाटर है, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है, और साथ और मसाले हैं। तो उसकी मदर ने क्या किया, इन सब को रिजेक्ट कर दिया, और उसके पास जो सीमित संसाधन थे उनसे क्या किया, उसने सब्जी बनाई और अपनी फैमिली को क्या कर दिया, खाना खिला दिया। तो इससे क्या हुआ, फैमिली की क्या थी, अनलिमिटेड डिमांड्स, पर मदर के पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। हर संसाधन लिमिटेड है पर डिमांड क्या है, अनलिमिटेड। पर उन्होंने कुछ ऐसी एडजस्टमेंट की या मैनेजमेंट की कि फैमिली को क्या मिल गया, भरपेट खाना भी मिल गया, और क्या हो गया, लगभग क्या पूरी तरह से नहीं पर कुछ तरीके से ही ये क्या हो गए, संतुष्ट भी हो गए। तो बेसिकली ये है आपकी इकोनॉमिक्स। अगर सीधे सीधे यानी कि ये कि आपके धन का प्रबंधन, और धन का प्रबंधन या मैनेजमेंट कैसे करनी है अपने पैसे की, कि जो आपकी अनलिमिटेड या असीमित जो है आपकी मांगे हैं उनको हम पूरा कर सके लिमिटेड संसाधनों के साथ, जिससे आपको क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यहाँ तक क्लियर हो गया कि इकोनॉमिक्स है क्या। अब चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि पर एक और जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है, तो हमने कौन सी घरेलू डेफिनेशन बना ली। अब जो किताब में लिखी जाती है उस डेफिनेशन को एक बार लिख लीजिए, उससे जो इस एग्जाम्पल लीजिए, फिर जैसे मैं अगली डेफिनेशन खड़े आपका कंसेप्ट हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा कि अर्थशास्त्र है क्या। तो लिखिए, तो ये क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं, यह जो वस्तुओं और सेवाओं का कैसे उत्पादन करना है और उन्हें कैसे वितरित करना है, इसके बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है, या इनके जो कायदे हैं, नियम हैं, उनको जानना है। वही क्या आपकी अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स। जैसे गुड्स को हम हिंदी में बोलते हैं वस्तु, और सर्विसेज को हिंदी में बोलते हैं सेवा। अब इनको अगर डिफरेंस समझा जाए तो वस्तु क्या है, और मान लीजिए ये आपका डस्टर है। अब डस्टर को मैं क्या कर सकता हूँ, छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। तो ये तो होगी आपकी वस्तु या गुड्स। अब सेवा, सर्विसेज, सेवा क्या है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको क्या दे रहा हूँ, एक सेवा दे रहा हूँ या सर्विसेज कर रहा हूँ। तो इसको क्या कर रहा हूँ, क्या कर सकते हो आप, क्या मेरी इस सेवा को आप टच कर रहे हो, कर पा रहे हो, टच नहीं कर पा रहे, देख पा रहे हो, देख भी नहीं पा रहे, पर आप क्या कर रहे हो, इसको महसूस कर रहे हो। तो वस्तु क्या है, जिसे आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, पर सेवा क्या है, जिसे आप केवल महसूस कर सकते हैं, वो क्या है आपकी सेवा। इसका एग्जांपल है टीचिंग होगी, बैंक्स हो गए, बैंक्स में सारे जो बैंक्स एम्प्लॉय वो क्या करते हैं, आपको सेवा दे रहे हैं कि आप क्या करते हो, वहाँ जाकर अपना पैसा जमा कराते हो, और वो क्या करते हैं, आपके पैसे को क्या रखते हैं, अकाउंट बनाकर उसमें क्या रखते हैं, जमा रखते हैं, या उसका क्या खाता बनाकर रखते हैं। इसके बदले वो क्या लेते हैं आपसे, कुछ ब्याज वगैरह आपसे क्या लेते हैं, एग्जम्प्ट करते हैं, है ना। तो वो क्या होगी आपकी सेवा। और वस्तु क्या है, जो भी हार्ड है, जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या टच कर सकते हैं, वो क्या आपकी वस्तु। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि हमने वस्तुएं और सेवाएं बनानी है जिससे क्या हो, पर अगला क्वेश्चन है, हमने वस्तु और सेवाएं तो बनानी है, पर उनको वितरित कैसे करना है ताकि हमें क्या मिले, पैसा आए, और हमारे क्या हो, जो हमारी इकोनॉमी क्या हो वो रिवाइव हो पाए। तो ये क्या है आपकी बेसिक इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। अब अगला टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। पर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स से पहले ना एक और कंसेप्ट हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, या आपको लिखा होगा, वहाँ पे लिखा होगा इंडियन इकोनॉमी, या अमेरिकन इकोनॉमी, पर आपने कभी सुना है इंडियन इकोनॉमिक्स न्यूज़पेपर में? क्या सुना है यूएसए इकोनॉमिक्स,
इकोनॉमी तो सुना है पर इकोनॉमिक्स आपने नहीं सुना। किसके साथ? भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था कितनी चल रही है, ये तो आपने सुना, पर इकोनॉमिक्स क्यों नहीं सुना आपने? ऐसा सुना कभी? भारतीय अर्थशास्त्र, भारत अर्थशास्त्र, ऐसा तो आपने कभी नहीं सुना होगा। तो मेरा अगला कंसेप्ट है आपका कि डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच में डिफरेंस क्या है, या अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अब इनका सिंपल सा बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर मान लो अर्थशास्त्र में हम क्या देखते हैं कि कैसे हमने धन को मैनेज करने के लिए, या वेल्थ ऑफ मैनेजमेंट, या धन का प्रबंधन कैसे करना है, उसके कुछ ना कुछ तो कायदे नियम होंगे। यानी कि देखो, अगर आप अपने घर में भी जाओ तो घर में भी अगर आपके फादर को मिल रही है पर मंथ जो है मान लो 50,000 सैलरी मिल रही है, तो 50,000 अगर एक तारीख को उनके हाथ में सैलरी आ रही है तो वो क्या करेंगे, उनके आपके घर के भी कुछ रूल्स होंगे। ठीक है यार, हम क्या है, इतना मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए फ़ीस जाती है, इतना हमारा क्या है राशन आता है, इतनी हम क्या करेंगे, थोड़ी से पैसे की हम क्या सेविंग भी कर लेंगे। यानी वो क्या कर रहे हैं, अब कुछ कायदे नियम बनाए हैं कि हम अपने धन का या पैसे की मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो वही इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के है, इसमें रूल्स लिखे गए हैं, इसमें कायदे नियम लिखे गए हैं। या एक बुक है, एक किताब है जिसमें कायदे और नियम लिखे गए हैं कि आप अपने देश की दौलत का या धन का प्रबंधन कैसे करोगे, या वेल्थ की मैनेजमेंट कैसे करोगे। तो जिस बुक में ये कायदे नियम लिखे गए हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, अर्थशास्त्र। पर जब हम इन कायदे या नियमों को, जो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट हैं या रूल्स हैं, इन्हें हम रियल टाइम सिचुएशन में, इन्हें हम रियल टाइम सिचुएशन में अप्लाई कर दें। रियल टाइम सिचुएशन यानी कि इन रूल्स को हम किसी देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए अप्लाई कर दें। मान लीजिए पहले उसने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक्स के सारे कंसेप्ट पढ़े, रूल्स पढ़े, फिर उन्होंने वह रूल्स कहाँ अप्लाई किए, जो रियल टाइम सिचुएशन के, यानी कि हमारी कंट्री पहले 1947 में इसकी अर्थव्यवस्था कुछ कम थी, फिर धीरे धीरे समय के साथ क्या हो गया, कीमतें भी बढ़ रही हैं। तो जब इन रूल्स को हम किसी देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए अप्लाई करते हैं, जब इन रूल्स को हम किसी देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो क्या बन जाती है, आपकी अर्थव्यवस्था। तो समझ रहे हो कि अर्थशास्त्र क्या है, कायदे या नियम। इसमें आप क्या पढ़ोगे, सिर्फ एक किताब लोगे, आप कायदे नियम पढ़ोगे, यार बजट क्या है, बजट कैसे निकालते हैं, उसका रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, जीडीपी क्या है, जीडीपी एनएनपी क्या है। तो आप क्या पढ़ोगे, पहले रूल्स पढ़ोगे, फिर जब उन रूल्स को आप रियल टाइम सिचुएशन या किसी देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए अप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका अर्थव्यवस्था, और किताब की आपकी अर्थशास्त्र। इसलिए हमेशा आप न्यूज़ में देखोगे कभी भी ऐसा नहीं बोलता इंडियन इकोनॉमिक्स, नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, इंडियन इकोनॉमी, या भारत की अर्थव्यवस्था कितनी चल रही है, कितनी आगे तेजी से बढ़ रही है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आइए इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक्स भी दो प्रकार की है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। एक है आपकी मैक्रो या माइक्रो, एक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। या हिंदी में हम बोलें तो हिंदी में क्या बोल जाता है, माइक्रो को
व्यष्टि अर्थशास्त्र, और इसे बोलते हैं हम समष्टि अर्थशास्त्र। अब आइए इनके डिफरेंस को समझ लेते हैं कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। अब माइक्रो में आपने हमेशा एक चीज़, जहाँ पे माइक्रो या व्यष्टि लग गया, आपने क्या देखना है, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल या व्यक्तिगत, ये आपने एक वर्ड याद रखना है, इससे आपको क्या होगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्यक्तिगत या इंडिविजुअल। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम इस चीज़ की स्टडी करेंगे, जो सिंगल इंडिविजुअल, मान लो कोई एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, किसी चीज़ की कोई ना कोई मांग रखेगा, यार मुझे क्या चाहिए, मार्कर चाहिए, डस्टर चाहिए, तो उस डिमांड को पूरी करने के लिए वो कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहा है। जब मार्केट में वो डिमांड रख रहा है तो मार्केट को वो क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है। यानी कि किसी इंडिविजुअल व्यक्तिगत व्यक्ति की वजह से जो मार्केट की मांग, आपूर्ति में जो फर्क पड़ रहा है, के ऊपर या नीचे जाने में जो कीमतों में फर्क पड़ रहा है, तो वो क्या है, आपकी इंडिविजुअल। आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ जाते हैं कि मान लीजिए अंबानी की कंपनी है। अब अंबानी कंपनी ने कितना पैसा कमाया, एक साल में अंबानी कंपनी ने कितना पैसा कमाया, तो वो क्या हो जाएगी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। पर हम अंबानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा सारी कंपनीज को जोड़ते हैं, यानी पूरे देश का छोटा से छोटा पीएम से लेकर ऊपर आपका डीसी, सरकारी एम्प्लॉय, सारी जो भी प्राइवेट सेक्टर, उन सारों की आय को इकट्ठा जोड़ दें और उनके बारे में हम क्या निकालें, उनकी स्टडी करें, तो वो क्या हो जाएगा आपका समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो यानी कि लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मीन्स इसमें क्या आ सकता है आपका, पूरी कंट्री इवन वर्ल्ड। पर इसमें किसकी बात होगी, केवल इंडिविजुअल व्यक्ति, यानी व्यक्तिगत व्यक्ति की आय कितनी है और उस व्यक्ति ने जो आय खर्च की है उससे मार्केट में कितनी मांग बढ़ी है या कितनी आपूर्ति में कमी आई है या जो कीमतों में उतारा है या चढ़ावा है, तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, माइक्रो यानी कि हम सिंगल। अगर अंबानी की सिंगल कंपनी है, उसकी जो स्टडी कर रही है कि उसकी कितनी अर्थव्यवस्था बनी, कितना उसने कमाया इस साल में, तो वो किस कंसेप्ट में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। पर हम पूरा लार्ज कंसेप्ट ले लें, पूरे इंडिया में जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी पूरे एक साल में आय कितनी हुई है, कितना उन्होंने पैसा खर्च किया या लॉस किया है, उसकी स्टडी को हम किस में जोड़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में या समष्टि अर्थशास्त्र में। तो आज हमने सिंपल इतना सही जाना है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, और फिर हमने क्या देख लिया, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स के प्रकार कितने हैं। अब कल हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय क्या होती है, और इसके साथ हम कुछ कंसेप्ट जानेंगे जो पहले चैप्टर के इकोनॉमिक्स में आपको पूछे जाएंगे कि जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, और हम ये भी पढ़ेंगे सकल घरेलू उत्पाद निकालने के मेथड्स क्या क्या हैं। तो इनके बारे में हम कल के लेक्चर में जानेंगे। तो अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करने ना भूलें। थैंक यू।